हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित जीके जीएस का यह मैराथन प्रश्नों का सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले सक्षमता पर आधारित होगा एक एक करके उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखेंगे। आइए बिना देर के हुए चलते हम लोग अपने पहले नंबर प्रश्न की तरफ। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? यानी सूर्य जो कि सौर मंडल का मुखिया है, तो उसका जो मध्य भाग है, बिल्कुल बीच का जो हिस्सा है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो सूर्य का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, क्लास 6 का यह पहला चैप्टर है सौर मंडल, तो इसमें हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो ये प्रश्न है कि सूर्य के मध्य भाग को जो कहा जाता है वह किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी के प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में जो काला धब्बा है वो किस बात की ओर इंगित करता है? तो यह है कि सूर्य में एक काला बड़ा छेद है, या फिर दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, या धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। तो इसका सही उत्तर यही होगा कि सूर्य में जो काला धब्बा हमें दिखता है, तो धब्बा वह स्थान है जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, यानी वहाँ से प्रकाश उत्पन्न, उस स्थान से प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुँचने में कितना मिनट का समय लगता है? तो सूर्य से अगर हम लोग पृथ्वी की दूरी की बात करें, तो पृथ्वी की दूरी जो है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, और जो प्रकाश की चाल है वह निर्वात में लगभग 3 लाख किलोमीटर यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग समय निकालें, समय बराबर दूरी बटा चाल का फॉर्मूला लगा करके, तो लगभग 8 मिनट और 20 सेकेंड एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो इसको हम लोग मिनट में अगर बदलें तो 8.3 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कि 8 मिनट 3 सेकेंड 8.3 मिनट का समय लगेगा। तो इसमें इस प्रश्न से कितने प्रश्न हम लोग कवर कर पाएंगे? पहला यह है कि जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है, प्रकाश की जो चाल है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो ये सारा हम लोग इस प्रश्न से कवर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? यानी हर ग्रहों के पास कुछ न कुछ प्राकृतिक उपग्रह है। जैसे पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन किन ग्रहों के पास, जो सौर मंडल के 8 ग्रह हैं, उनमें से किन ग्रहों के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो इस चौथा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा, तो प्लूटो को तो ग्रह की श्रेणी में रखा ही नहीं गया है, तो सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि बुध तथा शुक्र ग्रह को जो है अपना कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों, हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है विज्ञान, भूगोल, इतिहास से संबंधित प्रश्नों को इसमें देखेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन जो है कौन सा ग्रह कहलाता है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 5वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी है कि शुक्र ग्रह को जो है वो पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि पृथ्वी की स्थिति सौर मंडल में, तो यह सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा बड़ा ग्रह है, और आकार में यह 5वां बड़ा ग्रह है। यानी सूर्य से पहले नंबर पर 2 ग्रह है, उसके बाद तीसरे स्थिति में जो है वह पृथ्वी की स्थिति आती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? यानी किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? जी, 6 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है कि भोर का तारा जो है यह भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस 6 नंबर प्रश्न के लिए भी सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है कि
किन स्थितियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, यानी किन तिथि को जो है सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा कि जो सूर्य की किरण है वो वर्ष में 2 बार विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश पर जो है 2 बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो अगर बात किया जाए कि यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश है तो इसमें 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन है जब सूर्य की किरण जो है विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, और उस दिन उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में जो है दिन और रात की अवधि बराबर होती है, यानी उस दोनों तिथि को जो है समद्विरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। बाकी जो है फिर अलग अलग तिथि को उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। और क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य की किरण जो है वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इस कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और सबसे छोटी रात उस दिन होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो अभी हम लोग पिछले प्रश्न में जो चर्चा कर रहे थे कि उत्तरी गोलार्ध में यहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होगा वो 21 जून को होगा, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। लेकिन सबसे छोटा दिन पूछा जा रहा है तो यह 22 दिसंबर को होगा, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, और इसी तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर में सम्मिलित है। तो ऊपरी भूपटल या निचली भूपटल दोनों, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल या ठोस ऊपरी भाग, इसमें से कौन सम्मिलित है? तो 9वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो लिथोस्फीयर है यानी स्थल मंडल है उसमें ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेंटल, ठोस सभी शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है, यानी आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है और अंतर्भेदी चट्टान है। तो इसमें से जो प्राथमिक चट्टान प्राइमरी जो सेल के रूप में रखा जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि आग्नेय चट्टान को जो है वो प्राथमिक चट्टान के रूप में रखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि इतिहास से संबंधित प्रश्न है कि जलियांवाला बाग कांड की दुर्घटना किस सन में हुई थी। जी, इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हम सभी जानते हैं कि 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट के तहत जो है नो वकील, नो दलील, नो अपील था, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके शक के आधार पर जो है गिरफ्तार किया जा सकता था, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। उसी के पश्चात जो है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जो गिरफ्तार किया गया था, तो लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे और उसमें जो है अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल ओ डायर ने जो है गोलियां चलवा दिया था, जो कि 1919 की घटना है। अगर एग्जैक्ट तिथि पूछा जाए तो उसमें भी हम लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे, 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो अगर हम लोग सभी जानते हैं कि यह जो प्रश्न उठाए गए हैं या इतिहास की किताबों से उठाए गए हैं, वेदों के जो संख्या है वह कुल 4 वेद हैं, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इनमें से जो सबसे प्राचीन वेद हैं वह ऋग्वेद हैं। याद रखेंगे हम लोग सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वह ऋग्वेद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, यानी उड़ीसा की जो अभी वर्तमान उड़ीसा राज्य है तो वह बिहार से कब अलग हुआ। इसका जो सबसे सही उत्तर है वह कौन सा होगा? 35, 36, 40, 55। तो हम जानते हैं कि 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ और बिहार में उस वक्त उड़ीसा और ये झारखंड राज्य सम्मिलित थे, लेकिन आगे चल के 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो जाते हैं और फिर आगे चल के 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से झारखंड एक अलग राज्य के रूप में स्थित होता है। इस प्रकार अभी जो वर्तमान बिहार स्थित है यह 15 नवंबर 2000 के बाद का यह मैप हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट
किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा कि हंटर कमीशन जो है वह 2 बार गठित किया गया था। एक बार जो हंटर कमीशन है वो शिक्षा के लिए गठित किया गया, दूसरा एक और बार जो हंटर कमीशन गठित किया गया था वह जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किया गया था, और उस बार जो किया गया था तो महोदय जो है वो ये जनरल डायर को ही सही ठहरा दिए थे। यानी 14वां नंबर प्रश्न का अभी जो शिक्षा के लिए है उसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि यह प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था हंटर कमीशन के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है कि 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो 1932 में पूना में जो समझौता हुआ था वह महात्मा गांधी जी और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच जो है पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ था, और इसका जो सीधा संबंध था कि वह दलितों के लिए जो है निर्वाचन मंडल में जो प्रतिनिधित्व था उसको बढ़ाना था। तो इसके बाद जो इसी समझौता के बाद गांधी जी जो है फिर दलित तो के लिए हरिजन सेवा संघ की स्थापना किए, हरिजन नामक पत्रिका जारी किए। यानी इसका सीधा संबंध भारतीय दलित वर्ग से था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था या अंतरिम कैबिनेट कहिए कि जब तक देश स्वतंत्र न हो और अपना संविधान स्थापित न हो जाए तब तक वो सरकार चलाते, तो उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनके ये में सरकार का गठन हुआ, यानी जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता किए, या हम ये कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए, और आगे चल के फिर 1952 में प्रथम चुनाव होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो सबसे पहले ये जानेंगे कि 1878 ईस्वी में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया तो उसके जरिए जो है वो प्रेस की यानी जो मीडिया थी उसके स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है सरकार के विरुद्ध कोई बात न लिखे न छापे। और इसको जो लगाने का कार्य किया था वो लॉर्ड लिटन महोदय ने लगाए थे। 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है कौन लाए थे? लॉर्ड लिटन महोदय। इसको जो खत्म किया, रद्द किया, वो किए थे ये लॉर्ड रिपन महोदय। इनका कार्यकाल 1880 से लेकर के 84 तक का कार्यकाल रहा है, ये हम लोग याद रखेंगे। और इन्हीं के वक्त में जो है ये इल्बर्ट बिल विवाद हुआ और इसके कारण इनको जो है वक्त से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा था लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो भारत में जो गुलाम वंश का शासन शुरू हुआ यह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, तो इसके जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो 1905 ईस्वी में जो लॉर्ड कर्जन महोदय के द्वारा जो है बंगाल को विभाजित किया गया था पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के रूप में, उसको आगे चल के 1911 में लॉर्ड हार्डिंग महोदय के द्वारा जो है बंगाल विभाजन की बातों को रद्द कर दिया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न सभी विषयों से लेकर के आए हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही साथ यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पूर्ण पुष्प, यह भी क्लास 6 के साइंस से लिया गया है कि पूर्ण पुष्प जो है में क्या क्या पाया जाता है, यानी जो पूरी तरह से फूल है, पूर्ण फूल कहिए, उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो पूर्ण पुष्प जो है उसमें पुमंग, जयांग और फिर ये बाह्यदल एवं दल, ये चारों अंग पाए जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सभी चक्र जो है वो पूर्ण पुष्प के अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो उसका फूल है, क्योंकि फूल को जो है उसका जनन अंग कहा जाता है, क्योंकि पौधे की जो प्रजनन है वो फूल से ही शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए 22वां नंबर प्रश्न का सबसे
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 है कि कोशिका का ऊर्जागृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल हम कहेंगे कि यह किसको कहा जाता है। तो एक कोशिका जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है और उसके अंतर्गत जो है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस ये सभी अंग पाए जाते हैं जिसको कोशिकांग के नाम से जाना जाता है। उसमें जो पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का जो ऊर्जागृह कहलाता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 24 है कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। कोशिका में यानी जो किस कोशिकांग के में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इस 24वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि राइबोसोम में जो है वह प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। तो जो कोशिका दो प्रकार का, जंतु का कोशिका चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी जानवर हो में जो जंतु कोशिका के अंतर्गत आएंगे और फिर एक पादप कोशिका अलग आएगा जिसमें पेड़ पौधे की कोशिका है। तो जो जंतु कोशिका है वो कोशिका झिल्ली बना होता है और उस सबसे बाहरी आवरण, और जो पादप कोशिका होता है उसके कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक और अंग होते हैं उस आवरण से बने होते हैं जो उसको रिजिडिटी यानी कठोरता प्रदान करते हैं। इसी कारण पेड़ कठोर और सीधा खड़े रहते हैं, उसमें लचक नहीं होता। तो ये होता है कोशिका भित्ति जो कि झिल्ली के बाहर होता है। और मनुष्य में या फिर जितने भी ये हैं उसमें कोशिका झिल्ली अलग पाया जाता है, भित्ति नहीं पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति जो है यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है जो कि कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो जिस प्रकार से कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं उसी प्रकार से लवक जिसको प्लास्टिड कहते हैं वह केवल पादप कोशिकाओं में ही लवक भी पाए जाते हैं। और ये लवक 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। तो इसमें जो अवर्णी लवक है यह कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 26वां नंबर प्रश्न का कि अब जड़ों की कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक कहाँ पाया जाता है, जड़ों की कोशिकाओं में। 2 और लवक है उसको भी देख लेते हैं कि फूल और बीज में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग किससे प्रदान होते हैं। तो फूल का जो अलग अलग रंग होता है या बीजों का जो अलग अलग रंग होता है, कुछ बीज काले होते हैं, कुछ भूरे होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं। तो यह जो रंग प्रदान करने का कार्य है यह कौन करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी के क्रोमोप्लास्ट। तो हम लोग देखें कि ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, जड़ में। क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो फूल और बीजों में। तो और तीसरा जो है वह क्लोरोप्लास्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है, तो यह करता है क्लोरोप्लास्ट। और ये 3 प्लास्टिड हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तीनों के काम हम लोग जान गए हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम तो हम भली भांति जानते हैं कि पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उसमें हरी पत्ती जो है जिस पर सूर्य के प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो वो फोटोन को चेंज करके ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी ये क्लोरोफिल की वजह से संभव हो पाता है। घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे जी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, ब्रह्मा की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे या फिर इंद्र भगवान की पूजा करते थे। तो 29वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो यह जो प्रश्न है जनरल नॉलेज से रिलेटेड प्रश्न जो है डाला गया है क्योंकि इससे प्रश्न भी बनने के चांसेस रहते हैं। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी यह 1917 में कहाँ हुई थी, तो रूस में हुई थी। किसके विरुद्ध, तो उस वक्त रूस का शासक था जार निकोलस द्वितीय। कौन था उसका रूस का शासक, जार निकोलस द्वितीय था। उसके विरुद्ध जो है 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। यानी 30वां नंबर क्वेश्चन का बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, सर सैयद अहमद खां हैं या फिर मोहम्मद अली जिन्ना है या डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 31वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बी है कि सर सैयद अहमद खां जो है यह AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने सबसे पहले वहाँ पर जो है 1869 में खोला था कॉलेज, एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। बाद में वही कॉलेज जो है फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में आज वहाँ मौजूद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था।
तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 18 के बीच चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 45 के बीच चला है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है आंदोलन जो चला था भारत में, ये आंदोलन कौन सा था? तो उस वक्त जो आंदोलन चला था वो होम रूल लीग आंदोलन था। 1916-17 में ये चला था प्रमुख रूप से। और इसको जो है मुख्य रूप से कौन कौन मिलकर चलाए थे? तो इस आंदोलन को जो है चलाने में एनी बेसेंट और फिर जो है बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। इससे पहले हम एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। 33वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कौन सा है? भारतीय संगीत का जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो 4 वेदों में से एक वेद है। कौन कौन सा वेद है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उसमें से जो संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो सामवेद है, यानी 33वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? 34वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी इंद्र देवता के लिए जो है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों में समिति के अध्यक्ष थे? राज्य मामलों में जो समिति के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं जो है ये मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन राज्य मामलों में जो समिति के अध्यक्ष थे वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? तो इसका जो सबसे सही जवाब है कि इसे तब स्वीकार किया गया जब इस पर संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए, या फिर इसे गवर्नर जनरल को उसकी सहमति के लिए सौंप दिया गया, या इसे स्वीकार किया गया जब अंतरिम सरकार ने अनुमोदित कर दिया, या इसे अनुमोदन के लिए जनता को सौंप दिया गया। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि इसे तब स्वीकार किया गया जब जो है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि इसे तब स्वीकार किया गया जब सभी सदस्यों तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर इस पर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जितने भी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण जो हुआ है वह 1969 में हुआ है। इसका सबसे सही जवाब जो है 37वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है कि 19 जुलाई 1969 को सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण की कला का जो जन्म है वह मौर्यों के काल में हुआ, गुप्तों के काल में, या फिर कुषाण के काल में, या सैंधव काल में? तो 38वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है गुप्त काल। गुप्त काल को जो है वो सुनहरा दौर के रूप में जाना जाता है। बी जो है सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है चांदी के जो विशेष सिक्के जारी किए गए थे, इस ऑप्शंस में से जो सबसे सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? तो इसका 38वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी कि हुनों को परास्त करने के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चांदी के विशेष सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 है कि फाहियान जो कि फू कोकी की रचना की है और ह्वेनसांग ने सीयू की रचना किए हैं। ये 2 चीनी यात्री है जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार आए थे। तो इन्होंने फाहियान की जो पुस्तक है फू कोकी वो उसकी किसका विवरण उसमें मौजूद है? तो फू कोकी जो फाहियान के द्वारा रचित पुस्तक है उसमें बौद्ध राज्यों का विवरण है, या गौतम बुद्ध के उपदेश को लिखा गया है, या बौद्ध मंदिर को, या फिर बौद्ध धर्म के सिद्धांत को? तो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है करेक्ट आंसर है कि उसमें जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत को लिखा गया है। इस प्रकार हम लोग जो है 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है अलग अलग टॉपिक से किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी और हितकारी साबित होगा। इसलिए चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तथा साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के भी शेयर करते हुए आप इसे कमेंट करके भी बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।